मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए विषय के साथ अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में एक दूसरा महत्वपूर्ण विचारक है अरस्तू, जो प्लेटो के शिष्य थे। उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अरस्तू के जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जिसमें दास्ता विचार है, दास प्रथा के बारे में, उसको जानने से पहले थोड़ा सा अरस्तू कौन थे, क्या थे, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी हमको प्राप्त कर लेनी चाहिए। अरस्तू एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईस्वी पूर्व मकदूनिया के तट पर एक स्टेगिरिया नाम की जगह है, वहाँ हुआ था। और वहाँ उसके पिता राजवैद्य थे। 18 वर्ष की अवस्था में वो एथेंस में आया और एकेडमी में भर्ती हुआ और 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक 20 वर्ष तक वहीं रहा। और यहाँ ये स्पष्ट है कि एकेडमी में वो दर्शन शास्त्र के प्रेम के वश नहीं आए, बल्कि वहाँ इसलिए आया था कि उस एकेडमी में यूनान की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार अरस्तू के जीवन पर प्लेटो के दर्शन शास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा था। और एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तू एशिया माइनर में गया, जहाँ वो 2 राजाओं के दरबार में ठहरा, जिसमें एक थे हर्मीज, और जिसके दरबार में उसे ईरान का पतनोन्मुख निरंकुशवाद देखने को अवसर उनको मिला, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में भी किया है। और 342 ईस्वी में वो मकदूनिया बुलाया गया, जहाँ सिकंदर का शिक्षक बना। और यही वजह हो सकती है कि राजतंत्र और आत्यायी तंत्र के बारे में उसकी धारणाएं मकदूनिया में रहने का ही परिणाम हो। फिर वो एथेंस वापस आते हैं और एक स्वतंत्र विचारक के रूप में एक निजी शिक्षालय स्थापित करते हैं, और उसका नाम था लीशियम। 12 वर्षों तक वो उसका प्रधान रहा और सिकंदर की सहायता भी उसे मिलती रही। लेकिन 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के मरने के बाद वह जब मकदूनिया विरोधी दल की सरकार एथेंस में शासन सत्ता में आई, तो उसको अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैल्सिस की तरफ भाग गया। तो ये उनका एक सामान्य सा जीवन परिचय है। जहाँ तक उनके कृतित्व की बात है, रचनाओं की बात है, तो ये स्पष्ट है कि पॉलिटिक्स उनकी एक प्रमुख किताब है। और पॉलिटिक्स के अलावा एथियन पॉलिटिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और इथिक्स इत्यादि पुस्तकें उनकी हैं। और इनमें अरस्तू दास प्रथा का जो विचार है, उस पर अब हम विचार करेंगे। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम खंड में दास प्रथा की मीमांसा की है। सर्वप्रथम वह राज्य की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है, और इस संबंध में उसका ये कहना है कि परिवार ही राज्य की जननी है। अर्थात पहले परिवार बना, फिर गांव का निर्माण हुआ और अंत में राज्य का आविर्भाव हुआ। अरस्तू के अनुसार परिवार में मुख्य 4 तत्व हैं, जिसमें स्वामी और दास का संबंध, दूसरा पति पत्नी का संबंध, और तीसरा माता पिता तथा बच्चों का संबंध, और चौथा है धनार्जन की कला। अरस्तू का ये कहना है कि गृह प्रबंध एक कला है और उसके समुचित रूप से संपादन के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। और इनमें से कुछ उपकरण सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं। दास को सजीव और संपत्ति को निर्जीव उपकरण माना गया है, और इन उपकरणों को सामूहिक रूप से वो संपत्ति का नाम देते हैं। उनका ये कहना है कि परिवार के समुचित रूप से संचालन करने के लिए दास और संपत्ति दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। अरस्तू ने जो दासता के विचार प्रस्तुत किए हैं, उसमें दासता की 2 कैटेगरी बताई हैं, 2 श्रेणियां बताई हैं, प्राकृतिक दास और कानूनी दास।
प्राकृतिक दास के संदर्भ में उनका ये मानना है कि मनुष्य में असमानता और विभिन्नता सृष्टि का ही नियम है। जन्म से ही कुछ व्यक्ति दास होते हैं, कुछ स्वामी होते हैं। अब दास कौन है, इसकी परिभाषा देते हुए अरस्तु स्वयं कहते हैं कि वह जो वास्तव में अपने स्वयं का न होकर किसी अन्य का है, वह स्वभावतः दास है। दूसरे रूप में कहें तो जो मनुष्य होकर भी संपत्ति की वस्तु है, वह किसी अन्य व्यक्ति का है। तीसरे तरीके से कह सकते हैं कि संपत्ति की वस्तु क्रिया के लिए चाहा गया उपकरण है और उसे उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, दास वह है जो वास्तव में स्वयं अपना न होकर किसी अन्य का है, यानी उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब इसके बाद अरस्तु के दासता संबंधी विचारों पर आते हैं और यहाँ ये स्पष्ट है कि दास प्रथा प्राचीन यूनानी व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था, उसका आधार थी। यद्यपि जो सोफिस्ट थे वो इसे प्राकृतिक नहीं मानते थे। सोफिस्टों का ये मानना था कि दासता प्राकृतिक नहीं है और उसमें कुछ सोफिस्ट हुए हैं, जैसे एल्सिडैम और एंटफॉन दास प्रथा को अप्राकृतिक बताते हैं और उन्होंने घोषणा की कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, प्रकृति ने किसी भी मनुष्य को दास नहीं बनाया। और जहाँ तक अरस्तु के गुरु प्लेटो का संबंध है, तो प्लेटो ने दास प्रथा का कहीं विरोध नहीं किया है। रिपब्लिक के 5वें खंड में प्लेटो यूनानियों को दास बनाने का विरोध करता है और लाज में वो दास प्रथा को स्वीकार करता है। दास प्रथा को एक तरह से संपत्ति के रूप में मानता है, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि दासों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। लाज में प्लेटो केवल दास प्रथा को स्वीकार करता है, उसके संपूर्ण पक्षों के बारे में अरस्तु की भांति विचार नहीं करता। अरस्तु दास प्रथा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसमें कुछ वो पक्ष में लॉजिक देते हैं, कुछ युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें दासता प्राकृतिक है, दासता स्वामी दास दोनों के हित में है, दासता संपूर्ण समाज के हित में है, दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है। तो उसमें प्रथम युक्ति या प्रथम आधार पर विचार करते हैं, दासता प्राकृतिक है। अरस्तु ये कहता है कि संपूर्ण प्रकृति चेतन तथा जड़ दोनों में उत्कृष्ट का निकृष्ट के ऊपर शासन पाया जाता है। मानव सावयव में शरीर के ऊपर बुद्धि का, जो कि शरीर से उत्कृष्ट होती है, और आत्मा का बुद्धि शरीर दोनों के ऊपर होता है, दोनों से उत्कृष्ट होती है। इस प्रसंग में अरस्तु का ये भी मानना है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से बुद्धि रहित विवेक शून्य होते हैं और कुछ मनुष्य बुद्धि तथा विवेक से संपन्न होते हैं। विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दासता में रहना प्राकृतिक नियम के सर्वथा अनुकूल है। और दूसरा उनका लॉजिक है, तर्क है, युक्ति है कि दासता स्वामी और दास दोनों के हित में है। स्वामी के लिए कैसे हित में है? उनका यह मानना है कि स्वामी के लिए कर इसलिए है कि इसके द्वारा वो कुछ सृजनशील कार्य, सृजनशील कार्य कौन से? राजनीति, कला, साहित्य इत्यादि, इसके लिए पर्याप्त अवकाश उसे मिल जाता है, क्योंकि दास उसे आजीविका के लिए जो शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है उससे मुक्त कर देते हैं। एक विवेकशील व्यक्ति का खेती बाड़ी, वाणिज्य व्यापार इत्यादि में लगा रहना उसके विवेक का अनादर और दुरुपयोग करना है। उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने गुणों के अनुसार समाज की सेवा की क्षमता प्रदान करने के लिए
पर्याप्त अवकाश मिलना चाहिए। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि अवकाश जो है वो छुट्टी लेकर बैठ जाना नहीं है, खाली बैठ जाना नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों को करने में लगा रहना है जो स्वयं के लिए उपयोगी हैं, जैसे दर्शन शास्त्र का अध्ययन, राजनीति में भाग लेना, शासन करना, साहित्य, कला, विज्ञान, कलाओं का सृजन करना, ये सब। तो इस प्रकार स्वामी के लिए हितकर है। अब दास के लिए कैसे हितकर है, इस संदर्भ में उनका मानना है कि दास से विवेक शून्य होते हैं, अतः उनका विवेकशील स्वामियों के संपर्क में रहना हितकर है, क्योंकि उससे उनका परिमार्जन और परिष्करण हो सकता है, उनका जीवन अधिक सुरक्षित हो जाएगा। जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार दासों को भी बौद्धिक दृष्टि से शिशुवत जो होते हैं, बुद्धि संपन्न स्वतंत्र व्यक्तियों के संरक्षण में रहना आवश्यक है। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्वयं दासों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। तीसरा लॉजिक है, दासता संपूर्ण समाज के हित में भी है। कैसे कि कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू काम धंधों से मुक्ति मिल जाती है, वो निश्चित होकर एकाग्रचित होकर अपना सारा समय समाज के हित में लगा देते हैं। अरस्तु इस संदर्भ में कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का बौद्धिक नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। तो तीसरा तर्क उनका है कि दासता समाज के लिए हितकर भी है। लेकिन ये स्पष्ट करते हैं कि अरस्तु दासों की मानवीयता की उपेक्षा नहीं करते और वो दासों का उपयोग उत्पादन कार्यों करने के लिए विरुद्ध था। उनका उपयोग केवल घरेलू काम धंधों के लिए ही करना चाहता था। इसके अलावा एक और लॉजिक है, और वो है कि दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का अंग है। अरस्तु दासता को न्यायपूर्ण कहते हैं। उसके अनुसार दास प्रथा संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। यूनानी जो नगर राज्य थे उनमें दासों का बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था उन पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने का मतलब था कि सारे राज्यों की शक्ति का संतुलन बिगड़ना, इसके साथ ही राज्यों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की आशंका भी थी। इसलिए अरस्तु ने व्यवहारिक बुद्धि का आधार पर भी दास प्रथा का समर्थन किया है। तो ये अरस्तु के विचार हैं दासता के बारे में, और दासता के बारे में न केवल विचार हैं बल्कि उनके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं जो उनके दासता के संबंध में हैं।